हम लोग बात करने वाले थे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। तो सेट ऑफ पे देखेंगे आदेश 8 नियम 6, ये सेट ऑफ को सीपीसी में वर्णित कर रहा है। इसका मतलब सीपीसी में आदेश 8(6) का वर्णन होने के कारण ये सेट ऑफ जो आदेश 8 नियम 6 में क्लेम होगा, ये लीगल सेट ऑफ ये कहलाएगा। हमने कल कहा था आपसे कि सेट ऑफ दो प्रकार की, एक लीगल सेट ऑफ है, दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ है। और इक्विटेबल सेट ऑफ आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 में वर्णित है, वहां भी वर्णित है, लेकिन उसे लीगल सेट ऑफ नहीं कहेंगे, उसे इक्विटेबल सेट ऑफ कहेंगे। और क्यों कहेंगे, ये आदेश 20 नियम 19 उपनियम 3 अभी देखेंगे, तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग लीगल सेट ऑफ की बात करने वाले हैं। वो कहता है कि मुजरा की विशिष्टियां लिखित कथन में की जाएंगी। इसका मतलब यह हो गया कि सेट ऑफ जो क्लेम होगा वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही क्लेम होगा, उसके लिए अलग से किसी वाद पत्र को उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग देयर भाई, वाद पत्र आप जिस प्रकार से तैयार करते हैं उसकी विशिष्टियां आदेश 7 में दी गई। और आदेश 7 नियम 1 सबसे पहले उल्लिखित करता है कि क्या करेंगे आप, वाद का न्यायालय का नाम डालेंगे, वादी का नाम वर्णन और निवास स्थान डालेंगे, प्रतिवादी का नाम वर्णन और निवास स्थान डालेंगे। ये सारी चीजें हैं क्योंकि आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने जा रहे हो, तो ऑलरेडी वादी के द्वारा जो वाद पत्र उपस्थित किया गया है उसमें मौजूद है। बस केवल इतना है कि वादी ने जो वाद पत्र प्रस्तुत किया है उसमें स्थिति यह है कि आपको प्रतिवादी के तौर पर वर्णित किया है, खुद को वादी के तौर पर, और आप चूंकि सेट ऑफ उसके खिलाफ क्लेम कर रहे हो, इसलिए प्रिज्यूम किया जाएगा कि अब आप वादी हो गए सेट ऑफ के लिए। और जहां आप डब्ल्यूएस फाइल कर रहे हो वहां तो रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट या वही हो, रेस्पोंडेंट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि रेस्पोंडेंट तब होता है जब पिटीशन आपके खिलाफ हो, ठीक है। यहां डिफेंडेंट, तो वहां आप प्रतिवादी हो, वादी के द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया गया है वहां आप प्रतिवादी हो। लेकिन चूंकि सेट ऑफ की सूरत में एक दावा ये प्रस्तुत करने का हक स्वयं कानून आपको दे रहा है, और वो कहां प्रस्तुत करेंगे, लिखित कथन में। तो लिखित कथन में जहां से सेट ऑफ की विशिष्टियां ये शुरू हो जाएंगी, वहां से जो वादी मूलवाद में है वो प्रतिवादी समझ लिया जाएगा और आप वादी समझ लिए जाएंगे, और आपके द्वारा जो सेट ऑफ क्लेम हुआ है इसका उत्तर, इसका लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति वादी को भी मिलेगी। और ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट होगा मानो आपने वादी के विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर दिया हो। और जब यह मान लिया जाएगा तो वादी के दावे का फेट ये क्या होगा, ये अलग बात है, लेकिन आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सेट ऑफ का फेट कुछ भी हो सकता है। मीनिंग देयर बाय, मानिए वादी अपने द्वारा प्रस्तुत दावे इसकी पैरवी के लिए अनुपस्थित हो जाता है, और जब वो अनुपस्थित हो जाएगा उसका दावा जिस दिन सुनवाई के लिए नियत किया जाएगा न्यायालय के द्वारा, उस सुनवाई के दिनांक पर अगर वो अनुपस्थित होगा तो परिणाम क्या होगा, यह अभी अगला आदेश 9 बताएगा, ठीक है। उसका सूट निरस्त हो जाएगा क्योंकि वादी स्वयं अपने दावे की पैरवी के लिए उपस्थित नहीं है, और प्रतिवादी तो कह रहा कि झूठ बोल रहा है,
तो वादी का दावा निरस्त हो जाएगा। लेकिन सेट ऑफ निरस्त हो जाए ये नहीं होगा। यद्यपि सेट ऑफ लिखित कथन में उसी दावे में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, प्रतिवादी आप थे एक दावे में और उसी दावे में लिखित कथन आपने प्रस्तुत किया था और लिखित कथन का भाग सेट ऑफ संबंधी दावा बना। लेकिन आपका ये जो सेट ऑफ का दावा है ये वादी के दावे से स्वतंत्र है हर दृष्टिकोण से। और जब हर दृष्टिकोण से स्वतंत्र है मीनिंग तेरे भाई वादी ने आपके द्वारा प्रस्तुत सेट ऑफ का लिखित कथन के रूप में उत्तर भी प्रस्तुत किया है, तो वादी अपने दावे के साथ क्या व्यवहार करेगा ये वादी की इच्छा पर निर्भर है। वो सुनवाई के लिए नियत दिनांकों को उपस्थित नहीं होता, इस वजह से वादी का दावा निरस्त होता है। तो आपका दावा निरस्त हो जाए ऐसा नहीं होगा। हां, ये भी हो सकता है कि सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर दोनों पक्षकार अनुपस्थित हैं, ठीक है, आप भी गायब और वादी भी गायब। तब स्थिति क्या बनेगी? तब स्थिति आदेश 9 नियम 3 की बनेगी और दोनों दावे निरस्त, क्योंकि आप भी नहीं है। सेट ऑफ की सुनवाई है तो नियत दिनांक पर, क्योंकि सेट ऑफ उसी दिन सुना जाएगा जिस दिन वादी का मूल दावा सुना जाएगा। वादी दावा हार गया, वो अपने दावे को न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कर पाया, इससे आपके सेट ऑफ पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। यदि आप अपने दावे को सफलतापूर्वक न्यायालय के समक्ष साबित करने में सफल रहेंगे तो आपका दावा डिक्री यह भी हो सकता है। वादी किसी भी कारण से अपने दावे को सुरक्षित रख पाने में, बचा पाने में असफल रहता है, इसका कोई विपरीत प्रभाव आपके सेट ऑफ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्वतंत्र दावे हैं। उन्हें एक साथ प्रस्तुत करने की अनुमति सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि सीपीसी ये चाहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट इसे अवॉइड कर दिया जाए। वादों की बहुलता ये निवारित होनी चाहिए। और चूंकि आप ही दो लोग जो एक दूसरे के विरुद्ध धन संबंधी दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आपको एक व्यक्ति के द्वारा लाए गए दावे में अपने दावे को भी प्रस्तुत कर देने का हक यह मिला है। तो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट इसे अवॉइड करने के लिए, वादों की बहुलता इसे सिर्फ अवॉइड करने के लिए, इसे निवारित करने के लिए एक पक्ष को हक दिया गया है कि वो दूसरे के द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद में सेट ऑफ क्लेम कर ले। तो किसी भी दशा में इस वाद के एक पक्षकार को इस प्रकार के हक नहीं मिल सकते कि वे अपनी ही किसी कारगुजारी से, अपने ही किसी दोष आपको अपने दावे को प्रवर्तित कराने से रोक दे या उसमें असफल कर दें। ये नहीं हो सकता, क्योंकि वादी अगर असफल हो जाए या वादी अनुपस्थित होकर अपने दावे को निरस्त करा ले, उसके कारण आपका दावा यह भी निरस्त हो जाए, तो फिर यह अन्यायपूर्ण स्थिति है। आपने एक हक भी दिया मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट इसे अवॉइड करने के लिए, और जब उस हक का उपयोग किया गया तो दूसरे पक्ष के दोष के आधार पर आप हमारे दावे को निरस्त कर दो, ये कहीं से भी न्यायोचित दिखाई नहीं देता। वही वादी अपने दावे की पैरवी के लिए उपस्थित नहीं हुआ, वादी का सूट फेल कर गया एविडेंस की बिना पर, तो इससे मेरे दावे की प्रामाणिकता ये किस प्रकार प्रभावित होती है?
हमारा दावा स्वतंत्र है। आपने हमें फैसिलिटी न दी होती आदेश 8 नियम 6 के रूप में, तो हम अपने दावे को प्रवर्तित कराने के लिए स्वतंत्र सूट यह प्रस्तुत करते हैं और उस पर मेरे ही कृत्यों और कर्मों के आधार पर मेरे बाद का भविष्य ये तय होता। ये तो आपने आदेश 8 नियम 6 में एक लुभावनी सी बात लिख दी और उससे प्रभावित होकर हमने वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे में ही सेट ऑफ क्लेम कर लिया और अब आप वादी के दोष के आधार पर वो उपस्थित नहीं हो रहा, उसका दावा न्यायालय के समक्ष साबित नहीं हुआ, तो उसके दोष के आधार पर हमारे सेट ऑफ का दावा इसे निरस्त कर दो, तो इसे कम से कम समुचित प्रक्रिया यह तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए वादी के दावे का कोई प्रभाव यह सेट ऑफ पर नहीं हो सकता। सेट ऑफ स्वतंत्र दावा समझा जाएगा और वादी के दावे के भविष्य से, वादी के दावे का भविष्य जो भी हो, उससे प्रतिवादी जो लिखित कथन में सेट ऑफ क्लेम करके आएगा, उसके सेट ऑफ के दावे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव यह होना ही नहीं है। और यह बात खूब ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि खूब पूछा जाता है और आप अक्सर गलत कर देते हैं, क्योंकि आप रीजनिंग समझने के बजाय चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं और याद की गई चीजें कब तक याद रहेंगी और किस समय आप उन्हें भूल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए उसकी रीजनिंग समझ लेनी चाहिए कि चूंकि विधायिका के एश्योरेंस पर प्रतिवादी ने स्वयं को उपलब्ध वाद कारण, इसके आधार पर वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद में लिखित कथन प्रस्तुत करते समय लिखित कथन के भाग रूप अपना दावा प्रस्तुत कर दिया, तो फिर यह न्यायोचित नहीं है कि वादी के दावे में किए गए दोष के आधार पर प्रतिवादी के दावे का भविष्य यह तय किया जाए, और वो भी उस दशा में जब दोनों पार्टी राइवल हैं। अगर राइवल ना होती, परस्पर प्रतिद्वंदी ना होती, तो वे एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लाते ही क्यों। तो वादी के द्वारा प्रतिद्वंदी जो पक्षकार है उसके द्वारा किए गए कृत्य के आधार पर प्रतिवादी के दावे का भविष्य तय हो जाए, ये किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। और जब नहीं कहा जा सकता तो इस सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं कि अगर वादी का दावा निरस्त होता है तो इसका क्या प्रभाव प्रतिवादी के द्वारा दावाकृत सेट ऑफ पर पड़ेगा। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसे समझ लेने की जरूरत है कि प्रतिवादी के द्वारा दावाकृत सेट ऑफ पर उसका कोई प्रभाव यह होगा ही नहीं। ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि सेट ऑफ आप किन मुकदमों में क्लेम कर सकते हैं, मुजरा किन मुकदमों में क्लेम होगा। तो हमने आपसे कहा था धन संबंधी वादों में, लेकिन मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं जब तक मेरा कहना कानून से समर्थित नहीं है। आपको किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक उसकी बात कानून से समर्थित नहीं। तो आप आदेश 8 नियम 6 देखेंगे तो क्या कहता है, जहां तक धन की वसूली के बाद में, तो पहली लाइन में यही बात कही कि क्या, कि जहां तक धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन की कोई अभिनिश्चित राशि, यानी कई विशेषताएं उभरने लगी हैं। आपसे पूछा जाता है सेट ऑफ क्या है, ये कैसे क्लेम होता है। तो सेट ऑफ क्या है, धन संबंधी जो दावा वादी ने प्रस्तुत किया है उसमें प्रतिवादी द्वारा न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं के अधीन
धन की कोई अभिनिश्चित राशि, ठीक है, ये अगर प्रतिवादी को वादी से लेनी है तो उसके लिए किया गया दावा है। यानी कुछ चीजें निकल आई, यानी सेट ऑफ किसी भी दावे में क्लेम नहीं होगा। ये केवल तभी क्लेम हो सकता है जब वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध धन संबंधी दावा यह प्रस्तुत किया है। अगर धन संबंधी दावा नहीं है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट नहीं है, तो आप उसमें सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। आप काउंटर क्लेम लाओ, वो अलग बात है, लेकिन सेट ऑफ केवल क्लेम होगा धन संबंधी दावों में। ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच फर्क ये भी स्थापित होगा। ये फर्क भी है। आपसे ये भी कहा जाता है कि प्रतिदावा यानी काउंटर क्लेम और सेट ऑफ यानी मुजरा, इसके बीच फर्क ये करिए तो एक फर्क तो यही हो जाता है कि सेट ऑफ केवल क्लेम होगा रिकवरी ऑफ मनी में, और काउंटर क्लेम किसी भी बाद में क्लेम हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला फर्क जो आता है वो यही। फिर दूसरी चीज कि जो आप सेट ऑफ क्लेम करेंगे, वो जिस धनराशि के लिए आप क्लेम करेंगे वो धनराशि निश्चित होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि 1 लाख रुपए का दावा हमने आपके विरुद्ध संस्थित किया और आपको मानहानि के आधार पर मेरे खिलाफ एक वाद कारण उपलब्ध है और आप इस रूप में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे में सेट ऑफ क्लेम करो कि हमें मानहानि में जो प्रतिकर के रूप में धनराशि प्राप्त होगी उसे यहां मुजरे के तौर पर वादी के द्वारा दावा राशि में समायोजित कर दिया जाए। यह नहीं हो सकता क्योंकि यहां निश्चित धनराशि नहीं है। मानहानि के दावे में आपको धनराशि प्राप्त ही होगी प्रतिकर के रूप में, यही तय नहीं है। हो सकता प्राप्त ही ना हो। यद्यपि शब्द मानहानिकारक है, हम यह भी नहीं कह रहे शब्द मानहानिकारक नहीं, शब्द मानहानिकारक आपके प्रति है। इसके बावजूद हो सकता आपको 1 रुपया प्रतिकर प्राप्त न हो, क्योंकि मामला किसमें आता हो? अपवादों में आता हो। जिसने आपके प्रति मानहानिकारक वचन कहे हैं उसे वैसा कहने का अधिकार यह प्राप्त हो। तो नो डाउट मानहानिकारक वचन उसने कहे, लेकिन इसके आधार पर आपको प्रतिकर मिलेगा ही, यह तय नहीं हो सकता। और अगर मिलेगा भी तो सवाल यह है कि वो कितना मिलेगा, यह भी तय नहीं है। ठीक है, आखिर ये तो पता हो कि कितना प्रतिकर मिलेगा और वो मुकदमा कितने दिनों में तय होगा, यह भी तय नहीं है। तो उतने दिनों तक वादी को दंडित क्यों किया जाए? उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा ये तो विनिश्चित होना चाहिए, या तो उसे 1 लाख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो आखिर तय होगा ही। तो अगर धन की अनिश्चित राशि है तो सेट ऑफ के रूप में क्लेम नहीं की जा सकती, क्योंकि वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जहां तक धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन की कोई अभिनिश्चित राशि जो वह वादी से वैध रूप से वसूल कर सकता है। इसका मतलब और विशिष्टियां भी निकल आई। आप मुजरे के तौर पर जो धनराशि क्लेम कर सकते हो वो एक तो निश्चित होनी चाहिए और दूसरी वैध रूप से वसूली योग्य होनी चाहिए। ठीक है, आपकी धनराशि निश्चित है,
लेकिन वो वैध रूप से वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि उस दिन वो, जिस दिन आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, उस डेट पर वो टाइम बाउंड हो चुकी है। ठीक है, आपको नो डाउट 1 लाख रुपए का वादी ने दावा सेट किया, आपको भी 50,000 चाहिए, ठीक है, या आपको भी 2 लाख चाहिए, ठीक है, वादी से। और मान लीजिए न्यायालय की धन संबंधी जो अधिकारिता है वो 5 लाख तक के मुकदमों को सुनने की है, तो दोनों धनराशियां निश्चित हो गई, ठीक है ना, दोनों धनराशियां निश्चित हो गई। आपको 1 लाख चाहिए, उन्हें 2 लाख चाहिए, ठीक है। आपने 2 लाख का सेट ऑफ क्लेम किया, तो पहली चीज इन्होंने 1 लाख का दावा आपके विरुद्ध प्रस्तुत किया है, आपने 2 लाख का दावा इनके विरुद्ध प्रस्तुत कर दिया, तो आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जो मांग है वो निश्चित धनराशि के संबंध में, ये भी ठीक, न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर है, ये भी ठीक, वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए धन संबंधी मुकदमे में आपके द्वारा ये मांग प्रस्तुत की गई, ये भी ठीक। लेकिन उनका दावा 1 लाख का है और आपका दावा 2 लाख का है, और सेट ऑफ इसकी जो मूल आत्मा है, वो मूल आत्मा ये है कि वादी इसके द्वारा प्रस्तुत की गई मांग के औचित्य का समर्थन प्रतिवादी करता है। प्रतिवादी कहता है कि नो डाउट हमें इनके पैसे देने हैं, लेकिन प्रतिवादी अपनी मांग भी उसमें प्रस्तुत करता है, ठीक है, कि हमें इनके पैसे देने हैं, लेकिन हमें भी इनसे ये चाहिए, ठीक है। इसका मतलब वादी के दावे के औचित्य को नहीं नकार रहा, ठीक है, वादी के दावे के औचित्य को उसने नकारा नहीं है, उसने अपना बचाव किया है कि हमें भी इनसे ये चाहिए, इसलिए हमें जो चाहिए उस विस्तार तक मेरा दावा इनके दावे के विरुद्ध समायोजित होना चाहिए, और शेष धनराशि यदि कोई बचती है, ठीक है, तो उसे कम से कम सेट ऑफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेट ऑफ का मतलब है समायोजन वादी के दावे के विरुद्ध। अब उसने 1 लाख का दावा किया, आपने 2 लाख का कर दिया, दोनों धनराशियां निश्चित हैं, न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के भीतर है, ठीक है। धन की वसूली के बाद में दोनों मांगे प्रस्तुत हुई, लेकिन 1 लाख की सीमा तक आपका जो दावा है वो तो समायोजित हो जाएगा, लेकिन जो शेष 1 लाख बचा, जो आपने दावा कर दिया वादी के विरुद्ध, ये शेष 1 लाख का दावा सेट ऑफ नहीं माना जाएगा सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से इसे सेट ऑफ नहीं मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, प्रति दावा, ठीक है, इसे काउंटर क्लेम मानेंगे। आपसे हमने कहा कि काउंटर क्लेम किसी भी मुकदमे में आ जाएगा, और सेट ऑफ केवल धन वसूली के बाद में आएगा। तो काउंटर क्लेम चूंकि धन वसूली के बाद सहित किसी भी मुकदमे में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो 1 लाख की सीमा तक आपका दावा सेट ऑफ का दावा है, और 1 लाख से ऊपर आपका दावा काउंटर क्लेम है, ठीक है ना, प्रति दावा है। हालांकि यह विभाजन सैद्धांतिक होगा, व्यवहारिक तौर पर आपको दोनों बातें एक जैसी दिखाई देंगी, कि क्योंकि काउंटर क्लेम वो भी प्रति दावा है, वादी के दावे से स्वतंत्र है, और वादी के दावे का भविष्य कुछ भी हो, प्रति दावा भी उसी प्रकार निर्णित होता है जैसे हमने अभी सेट ऑफ के बारे में कहा कि वादी के दावे का भविष्य क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, वादी का दावा भले ही खारिज हो जाए किन्हीं भी कारणों से, लेकिन अगर आप अपने दावे को सफल रहेंगे साबित करने में, तो आपका दावा डिग्री होगा और आपको
सेटऑफ के तौर पर क्लेम की गई रकम ये मिलेगी, क्योंकि वादी का दावा तो खारिज हो गया, तो समायोजन का सवाल ही नहीं उठता। भाई वादी का दावा तो खारिज हो चुका है, समायोजन का सवाल ही नहीं उठता। तो आपके द्वारा दावाकृत राशि पर वादी के द्वारा अपने दावे के संबंध में जो कार्यवाही की गई उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेट ऑफ, इसके बारे में एक चीज आ गई है कि अगर आपको 10 लाख चाहिए प्रतिवादी से और न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता 5 लाख, और वादी ने अपना दावा ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जो 5 लाख की अधिकारिता की सीमाओं तक मुकदमे को सुनने के लिए अधिकृत है, तो इसमें आप अपने 10 लाख के दावे के लिए सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाओगे। उसने 2 लाख का दावा प्रस्तुत किया है आपके विरुद्ध, जिस न्यायालय में प्रस्तुत किया उसकी धन संबंधी अधिकारिता कितनी? 5 लाख, ठीक है। रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। धन संबंधी अधिकारिता 5 लाख तक है और 2 लाख का सूट प्रस्तुत कर रहा है, तो निश्चित धनराशि के लिए है, न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के भीतर है। इसमें अगर आप प्रतिदावा क्लेम करना चाहो आप नहीं कर सकते। कारण यह है कि आपका दावा 10 लाख का है जो न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के बाहर है, ठीक है। और न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता के भीतर लाने के लिए अगर आपने 5 लाख का दावा या 2 लाख का दावा ये सेट ऑफ के तौर पर प्रस्तुत कर दिया तो 8 लाख गए, क्योंकि ये आप पीछे पढ़ के आए कि न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में लाने के लिए वादी को यह अधिकार है कि वह स्वयं को प्राप्त किन्हीं अनुतोषों को छोड़ दे, लेकिन छोड़े गए अनुतोषों की बाबत वो पृथक मुकदमा नहीं लाएगा। तो आपका 8 लाख का नुकसान होगा, कर लो प्रतिदावा, कर लो सेट ऑफ, ठीक है ना। तो न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर आपको 3 लाख चाहिए, न्यायालय की अधिकारिता धन संबंधी सीमाएं कितनी? 5 लाख, आप दावा कर दो। उन्हें 1 लाख का किया, आप कर दो 3 लाख, क्योंकि मुजरे के लिए उन्होंने कहा कि न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं के भीतर रहते हुए, उन्होंने यह नहीं कहा कि वादी द्वारा किए गए दावे की सीमाओं के भीतर आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, यह नहीं कहा। अगर यह कहा होता तो वादी का दावा यदि 1 लाख का है तो आप 1 लाख की सीमा तक ही सेट ऑफ क्लेम कर पाते, क्योंकि उन्होंने कहा न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं के भीतर, ठीक है, निश्चित धनराशि के लिए, निश्चित धनराशि के लिए धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। तो यह धन की वसूली का बाद है, आपको निश्चित धनराशि चाहिए 3 लाख, ठीक है, न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं के भीतर है, तो आप 1 लाख की जो वादी की मांग है उसके विरुद्ध 3 लाख का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसे सेट ऑफ केवल 1 लाख की सीमा तक कहा जाएगा, ठीक है। शेष 2 लाख का दावा आपका प्रति दावा या काउंटर क्लेम समझा जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ, अच्छा, आप क्लेम कर पाओ। इसमें एक चीज छूट गई कि आपके द्वारा जो धनराशि दावा की गई है वो वसूली योग्य होनी चाहिए वैध रूप से, ठीक है। जिस डेट में आप प्रतिदावा कर रहे हो, सॉरी, जिस डेट में आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो उस डेट पे नहीं, बल्कि प्रतिवादी, वो सॉरी वादी जिस डेट पर मुकदमा लाया था उस डेट पर आपको यह धनराशि वसूली योग्य वैध रूप से होनी चाहिए, तभी ये सेट ऑफ आप क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज ये सेट ऑफ क्लेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मुजरे के लिए कहता है जहां तक धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक
धन की कोई अनिश्चित राशि जो वह वादी से वैध रूप से वसूल सकता है, वादी की मांग के विरुद्ध मुजरा करने का दावा करता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हैं। ये एक और शर्त लगा दी उसने, जो वादी के बाद में उनकी है। वहां प्रतिवादी मुजरा के लिए चाही गई ऋण की विशिष्टियां देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं कर सकेगा जब तक न्यायालय द्वारा उसे अनुज्ञा न दे दी गई हो। ठीक है, एक चीज और बढ़ गई कि अगर आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हो तो वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में जो आपकी हैसियत है वही हैसियत सेट ऑफ के दावे में होनी चाहिए। अब इस हैसियत शब्द को समझना पड़ेगा। वादी ने आपके विरुद्ध 1 लाख रुपए का दावा प्रस्तुत किया, ठीक है। वादी का कहना है कि 1 लाख रुपए इन्होंने हमसे लिए थे और जो दिए नहीं, इसलिए 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। इस दावे में आपकी हैसियत क्या है? ऋणी की। इस दावे में आपकी हैसियत क्या है? ऋणी की। और वादी की हैसियत कौन सी है? ऋणदाता की। ठीक है, वादी क्रेडिटर है और आप कौन है? बारोअर। वो क्रेडिटर है, आप बारोअर हो। ये हैसियत है आपकी। ठीक है, अब हुआ क्या? वादी इसने आपकी गारंटी कहीं ले रखी थी, किसी बैंक में। आपने बैंक का पैसा नहीं दिया। वादी उसे एज ए गारंटर वो पैसा आपको ठीक है, आपको गलत बोल गए, वो पैसा बैंक को देना पड़ गया जो आपने नहीं दिया। ठीक है ना, आपका गारंटर था ना वो, आपने ऋण लिया था बैंक से, आपने बैंक का ऋण वापस नहीं किया, तो प्रतिभू का दायित्व ऋणी के समविस्तीर्ण है। ये हम लोग जो प्रत्याभूति की संविदा कॉन्टेक्ट में देखेंगे तो मेरा ख्याल है 128 होना चाहिए, क्योंकि 129 में चलत प्रत्याभूति है। ठीक है ना, कंटिन्यूइंग गारंटी है, तो मेरा ख्याल है 128 होनी चाहिए या 127 हो। 127 तो नहीं होगी, 128 होगी। वहां क्या कहता है कि ऋणी का जो दायित्व ऋणदाता के प्रति है, ठीक है ना, वही दायित्व प्रतिभू का ऋणदाता के प्रति है। वही दायित्व, इसका मतलब यह हुआ कि ऋणदाता जिस प्रकार ऋणी से अपना ऋण वसूल सकता है, ठीक उसी प्रकार से वो प्रतिभू से भी अपना ऋण वसूल सकता है। इसका मतलब यह भी निकला कि वो ऋणी से 1 रुपया न मांगे, सीधे सीधे प्रतिभू से पूरा ऋण वसूल ले, क्योंकि प्रतिभू का दायित्व ऋणी के समविस्तीर्ण है, ऋणी के जैसा है। तो ऋणी का दायित्व ऋणदाता के प्रति इस प्रकार का है कि ऋणदाता किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई मांग किए बिना ऋणी से अपना ऋण वसूल ले। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिभू से भी, यह प्रतिभू के प्रति भी ऋणदाता का यही अधिकार हुआ कि किसी भी व्यक्ति से मांग प्रस्तुत किए बिना वो प्रतिभू से अपना ऋण वसूल ले। ये आपको कचहरी में खूब इस प्रकार की समस्या मिली कि हम तो गारंटर, उनने बैंक ने जो ऋणी है उनसे तो मांगा ही नहीं, हमारे खिलाफ कार्रवाई करना। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और सफलतापूर्वक होगी। इसलिए गारंटी बहुत आपके नियर एंड डियर हो तभी लीजिए। इतने नियर एंड डियर कि उनके द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान यदि आपको भी करना पड़ जाए तो आपको दिल में बहुत कष्ट ये न हो। कष्ट तो हो गई, लेकिन बहुत न हो। और बाकी अगर आपने लिया तो आप अपने को खतरे में डाल रहे हैं।
एक पैसा उनसे नहीं वसूलेंगे, आप ही से पूरा वसूल लेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है कि प्रत्याभूति से संबंधित जो कानून है वो आगे ये कहता है कि अगर प्रतिभू इसे ऋणी के दायित्व का पालन करना पड़ गया है, ठीक है, तो ऋणी और प्रतिभू के मध्य ये विवक्षित संविदा मानी जाएगी कि फिर प्रतिभू, ठीक है, ऋणदाता की हैसियत में आ जाएगा और ऋणदाता इसके ऊपर भी यह दायित्व होगा कि यदि ऋणी ने कोई अन्य प्रतिभूतियां अपने ऋण को वसूलने के लिए ऋणदाता के पास रखी हैं तो वो सारी प्रतिभूतियां प्रतिभू को स्थानांतरित हो जाएंगी। जैसे होता ना, उन्होंने कहा कि बैंक से आप लोन लेने जाओ तो वो कहेंगे कि कोई गारंटी दिलवाओ और साथ में कोई प्रॉपर्टी बताओ जो हम मोर्टगेज करेंगे, क्योंकि बैंक अपने पैसे की सुरक्षा एक से अधिक तरीकों से करती है, एक से अधिक तरीकों से। वो आपसे गारंटर भी मांगेगी और आपसे अन्य प्रतिभूतियां अर्थात आपकी मकान, दुकान, बाग, जमीन, खेत, ये भी मांगेगी कि कल प्रतिभू मर जाए, दिवालिया हो जाए तो हमारा पैसा कैसे मिलेगा? ठीक है, तब हमारा पैसा कैसे मिलेगा? तो उसकी सुरक्षा भी बैंक रखती है। तो अगर बैंक ने प्रतिभू से ऋणी का सारा ऋण वसूल लिया तो जो अन्य प्रतिभूतियां मकान, दुकान, जमीन, खेत, बाग इसके रूप में बैंक के पास थी वो सारी की सारी प्रतिभू को स्थानांतरित होंगी। ठीक है ना? क्योंकि अब प्रतिभू ऋणदाता के स्थान पर आ गया है। ठीक है ना? वो एक अलग बात है, हम केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बता रहे थे। आप प्रतिवादी के लिए कहीं गारंटर थे, ठीक है, या यूं कहें क्योंकि सटाफ तो प्रतिवादी क्लेम करेगा, उल्टा कर लीजिए, प्रतिवादी वादी के लिए कहीं गारंटर था। ठीक है, प्रतिवादी वादी के लिए कहीं गारंटर था और वादी ने अपना ऋण जमा नहीं किया, इस वजह से प्रतिवादी को वादी के पैसे देने पड़ गए। ठीक है, लेकिन जिस संव्यवहार में प्रतिवादी ने वादी के दायित्व का निर्वहन किया है उस संव्यवहार में प्रतिवादी की हैसियत प्रतिभू की थी। उस संव्यवहार में प्रतिवादी की हैसियत कैसी थी? गारंटर की। और वादी की हैसियत कैसी थी? बारोर की, ऋणी की। ठीक है, और यहां वादी यह कहता है कि 1 लाख रुपया जो तुमने उधार लिया था उसके लिए वो मुकदमा लाया है। आपने एज ए प्रतिभू जिस धनराशि का भुगतान ऋणदाता को किया है वो बारोर की हैसियत में नहीं किया था। ठीक है, वहां आपकी हैसियत कैसी थी? गारंटर की। और वादी की हैसियत कैसी थी? बारोर की। उस जगह पर वादी और आपकी हैसियत डिफरेंट, आपने डिफरेंट हैसियत में वादी के लिए पेमेंट किया है। नो डाउट वादी उस पैसे का देनदार है आपके प्रति, ठीक है, लेकिन वो पृथक हैसियत है। यहां वादी जिस हैसियत में आपसे पैसा मांग रहा है वो क्रेडिटर की है और आपने भी अगर क्रेडिटर के तौर पर वादी को कोई धनराशि दे रखी है, यानी वो छोड़ दीजिए जहां आपने गारंटर के तौर पर पैसा दिया, वो तो आप गारंटर के तौर पर दे रहे थे। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपने भी कोई पैसा एज ए क्रेडिटर वादी को दे रखा है तो वो तो क्लेम हो जाएगा सटाफ के तौर पर, लेकिन वो पैसा जो आपने बारोर के तौर पर दिया है, वो पैसा जो आपने बारोर के तौर वो पैसा जो आपने गारंटर के तौर पर दिया है, वो पैसा यहां सटाफ के तौर पर क्लेम नहीं होगा, क्योंकि आप यहां जिस धनराशि को सटाफ के तौर पर क्लेम करना चाहते हैं वो धनराशि आपके द्वारा पृथक हैसियत में दी गई थी। उस धनराशि को देते समय आपकी हैसियत एक नहीं थी। और इस नियम को बनाने का कारण यह है कि प्रतिभू संबंधी विधि अलग है, प्रतिभू संबंधी विधि अलग है।
ठीक है। प्रतिभू ऋणी से अपने द्वारा भुगतान की गई धनराशि कैसे वसूलेगा, इसके संबंध में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम लोग प्रत्याभूत की संविधा पढ़ेंगे तो वहां पृथक रूप से कानून बनाया गया है। ठीक है, पृथक रूप से कानून बना हुआ है और यह निर्वचन का सामान्य सिद्धांत है कि किसी विशिष्ट स्थिति को लागू होने वाला कानून अगर अलग से बना हुआ है तो उस विशिष्ट स्थिति के उत्पन्न होने पर आप सामान्य कानून का सहारा नहीं लेंगे, उसी विशिष्ट कानून का सहारा लेंगे, तो हैसियत अगर वादी और प्रतिवादी की डिफरेंट हो गई, ठीक है ना, तो भी सेट ऑफ क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात अभी दृष्टांतों से और स्पष्ट होगी। ठीक है, कहता है सेट ऑफ कब क्लेम होगा, वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध धन की वसूली का मुकदमा लाया गया। ठीक है, पहली जरूरत सेट ऑफ क्लेम हो सके, इसके लिए सबसे पहली जरूरत कि वादी प्रतिवादी के विरुद्ध धन संबंधी वाद लाया हो, धन की वसूली का वाद लाया हो। दूसरी जरूरत कि प्रतिवादी इसे भी धन की कोई निश्चित धनराशि, ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी, ये वादी से प्राप्त करनी हो। ठीक है, तीसरी आवश्यकता प्रतिवादी द्वारा ये जो धनराशि वादी से दावाकृत है ये वैध रूप से वसूली योग्य। ठीक है ना, किस दिनांक पर, वाद लाने के दिनांक पर, जिस दिन मुकदमा लाया गया है, ठीक है, उस दिनांक पर वैध रूप से वसूली योग्य हो, उस दिनांक पर जिस दिन मुकदमा लाया गया है। क्योंकि डब्ल्यूएस में आप सेट ऑफ क्लेम करेंगे और डब्ल्यूएस कब होगा, डब्ल्यूएस कब आएगा, जिस डेट में सूट इंस्टीट्यूट होगा उससे 30 दिन के भीतर, सर्विस ऑफ सम्मन के 30 दिन के भीतर। 90 दिन समय भी बढ़ सकता है और 90 दिन के बाद भी बढ़ सकता है, हो सकता है इस बीच टाइम बाउंड हो जाए, हो सकता है इस बीच प्रतिवादी को जो चाहिए। देखिए सेट ऑफ बड़ा टेक्निकल है और इसीलिए सेट ऑफ आपसे एटीजेस तक पूछा जाता है और बस उसमें इतना ही देखा जाएगा कि जब एज ए एलएलबी के स्टूडेंट आप लिख रहे हो तो आदेश 8 नियम 6 आपने सिर्फ डाल दिया और धन की वसूली का वाद होना चाहिए, 2-4 मोटी मोटी बातें लिख दी, हो गया, नंबर मिल जाएंगे 20। और यही जब जे में पूछ दिया जाएगा, ठीक है, तो कुछ और कठिन हो जाएगा। और यही जब ये जेस में पूछा जाएगा तब फिर उनकी अपेक्षा होगी एक एक बात आप बताएं सेट ऑफ की। ठीक है, और अगर एक एक बात आपने नहीं बताई तो फिर नंबर जाएंगे। आपने एलएलबी स्टैंडर्ड से लिख दिया तो आप मानते रहेंगे कि हाँ हम तो लिखा है सेट ऑफ, नंबर मिलेगा 2, 0 तो नहीं मिलेगा, लिखा आपने है लेकिन अपूर्ण है। ठीक है ना, तब नंबर मिलेगा 2 या 3 और होगा 20 का। फिर आप अपना भविष्य खुद ही तय कर लें और चीजों को सिर्फ एक ही बार समझना चाहिए। तो जिस डेट में दावा आया उस डेट में वो रकम जिसे आप सेट ऑफ के तौर पर क्लेम करना चाहते हो वो आपको वसूली योग्य होनी चाहिए। ये एक तरीका है वैध रूप से वसूली योग्य होने का, एक तरीका है। अगर वो किसी अन्य कारण से भी रकम वसूली योग्य नहीं है तो भी आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि धन संबंधी वाद होना चाहिए, न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी जो सीमाएं हैं उनके अंदर रहते हुए आपके द्वारा सेट ऑफ क्लेम किया जाना चाहिए, धन की निश्चित धनराशि के लिए क्लेम किया जाना चाहिए। ठीक है, आपकी और वादी की हैसियत, आपके द्वारा मुजरे के तौर पर जो दावा किया जा रहा है उस दावे में वही होनी चाहिए जो वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए बाद में है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप द्वारा जो मुजरे का दावा किया जा रहा है उसमें जो धनराशि आपके द्वारा दावा करते हैं वो वादी ने आपके या आपने वादी को कैसे दिए, गारंटर के तौर पर दिए,
वादी ने कैसे लिया आपसे? ऋणी के तौर पर लिया है। और यहां स्थिति एकदम डिफरेंट है, यहां वो क्रेडिटर है, ठीक है ना, तो भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पक्षकारों की हैसियत समान होनी चाहिए। वादी और प्रतिवादी एक ही हैसियत में हो, धन की निश्चित धनराशि हो, दोनों धनराशियां वैध रूप से वसूली योग्य हो, वादी द्वारा धन संबंधी मुकदमा लाया गया हो, और दोनों मांगे न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता की, स्थानीय धन संबंधी अधिकारिता की जो सीमाएं हैं उनके भीतर की जानी चाहिए, तब जाकर के सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है। और सेट ऑफ केवल वादी द्वारा जो धनराशि दावाकृत है उस सीमा तक ही समझा जाएगा। यदि प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा दावाकृत धनराशि से अधिक का सेट ऑफ क्लेम किया गया तो आप उसे सेट ऑफ कह भले ही लें, लेकिन वादी इसके द्वारा जो दावाकृत धनराशि है उसकी सीमा तक वो सेट ऑफ समझा जाएगा, और उसके बाद उसे हटाने के बाद जो शेष धनराशि होगी उसके लिए वो दावा प्रति दावा माना जाएगा, वो सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है ना, तो कहता है कि आप जहां तक धन की वसूली के बाद में प्रतिवादी न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन की कोई अनिश्चित धनराशि जो वह वादी से वैध रूप से वसूल कर सकता है, वादी की मांग के विरुद्ध मुद्रा करने का दावा करता है, और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हैं जो वादी के बाद में उनकी है, वह प्रतिवादी, यानी कंडीशंस विच आर मेंशन्ड अबव मस्ट बी सेटिस्फाइड, उनमें से एक भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो असंतुष्ट रह जाए। ठीक है, तो कहता है वहां प्रतिवादी मुजरा के लिए चाही गई ऋण की विशिष्टियां देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा। आपको ऋण की विशिष्टियां देनी पड़ेंगी, कब लिया था, कैसे लिया था, ठीक है, क्योंकि हैसियत डिसाइड करनी है, ताकि आप ये बताइए तो कि आपको जो धनराशि आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो वो धनराशि कब ली गई, कैसे ली गई, किन परिस्थितियों में ली गई, अंकों शब्दों में लिखिए, क्योंकि वो तो सब बाद पत्र के नियम लागू ही हो जाएंगे, वो सारी चीजें लिखिए ताकि ये तय हो सके कि क्या वो एक ही हैसियत में दी गई है। ठीक है, तो ऋण की विशिष्टियां लिखते हुए प्रतिवादी द्वारा कब उपस्थित की जाएंगी, लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा। ठीक है, यानी लिखित कथन जब आप प्रस्तुत करेंगे उसमें आप मुजरा ये क्लेम कर सकते हैं, उसमें नहीं किया आपने, ठीक है, उसमें नहीं किया, तब कब क्लेम कर सकते हैं, कहता किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं कर सकेगा जब तक न्यायालय द्वारा अनुज्ञा ना दे दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पश्चात यदि न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दे दी गई है तो प्रस्तुत कर सकेगा। और न्यायालय द्वारा अनुज्ञा दो जगह मिलेगी, एक आदेश 6 नियम 17 जब आप अभिवचनों का संशोधन करना चाहेंगे, अब अभिवचन का संशोधन करके मुद्रे की मांग जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो संशोधन है। ठीक है ना, उसमें केवल इतना ही देखा जाता है कि वाद की प्रकृति ये नहीं बदलनी चाहिए, वाद की प्रकृति नहीं बदल रही, धन की वसूली का ही बात रहता है। ठीक है ना, तो आप न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके आदेश 6 नियम 17 में अभिवचनों का संशोधन कराकर मुद्रे की मांग प्रस्तुत कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी आ जाएगा आदेश 8 नियम 9, उसमें न्यायालय आपको लिखित कथन अतिरिक्त प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ का दावा कर सकते हैं। यानी 3 स्थितियां आ गई, जब आपने दावा का लिखित कथन प्रस्तुत किया तब कर दीजिए, उसमें नहीं कर पाए आदेश नियम 17 में कर दीजिए, या
आदेश 8 नियम 9 में न्यायालय की अनुज्ञा यदि आपको लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए मिल रही है तो भी आप सेट ऑफ का दावा कर सकते हैं। सेट ऑफ कब क्लेम हो सकता है? जबकि वादी ने धन संबंधी वाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है और वादी को, ठीक है, जो धनराशि प्रतिवादी से चाहिए उसके अलावा प्रतिवादी को भी वादी से एक धनराशि चाहिए जो कि निश्चित है, और वादी ने जब धनराशि के लिए दावा प्रस्तुत किया तो वो निश्चित धनराशि के लिए प्रस्तुत है, ये समझ ही जाएगा। इसको कहना अनावश्यक है। जब हम ये कह रहे हैं कि वादी ने धन संबंधी दावा प्रस्तुत किया है, इसका मतलब यह है कि निश्चित धनराशि के लिए प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। आप प्रतिवादी के रूप में निश्चित धनराशि इसका दावा ये वादी के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए धन संबंधी वाद में कर सकते हैं यदि आपकी निश्चित धनराशि न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं के भीतर है तो, ठीक है। तीसरी बात, आपकी जो धनराशि है वो वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद के दिनांक पर वैध रूप से वसूली योग्य होनी चाहिए, उस दिनांक पर वैध रूप से वसूली योग्य होनी चाहिए। चौथी बात, वादी और आपकी हैसियत जो वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए मुकदमे में है वही हैसियत आपकी होनी चाहिए उसमें जिसमें आप मुजरे का दावा कर रहे हो। तो मुजरे का दावा आपका जिस धनराशि के संबंध में है वो धनराशि भी लिए और दिए जाने के समय जो संव्यवहार हुआ था उस संव्यवहार में भी आप दोनों की हैसियत वही होनी चाहिए जो वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद में आप दोनों लोगों की है। अगर हैसियतें डिफरेंट हैं तो भी ये दावे प्रस्तुत नहीं हो सकते। अब बस एक चीज और कि अगर एक से अधिक वादी हैं और एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो एक एक वादी और एक एक प्रतिवादी की बात आई, ठीक है ना। एक से अधिक वादी हैं और एक से अधिक प्रतिवादी हैं तब स्थिति क्या बनेगी? तब भी सेट ऑफ केवल तब क्लेम हो पाएगा जबकि सभी प्रतिवादियों को सभी वादियों से कुछ धनराशि चाहिए जो कि निश्चित है, वैध रूप से वसूली योग्य है, न्यायालय की अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं के भीतर है और सभी प्रतिवादियों की और सभी वादियों की हैसियत, ठीक है, वादियों द्वारा प्रस्तुत मुकदमे में जो है वही हैसियत उस धनराशि के लिए और दिए जाने के समय रही थी जो मुजरे के तौर पर प्रतिवादियों द्वारा दावाकृत हो रही है, ठीक है ना। अगर सभी वादियों को सभी प्रतिवादियों के प्रति मुजरे की धनराशि के संबंध में दायित्व के अधीन ठहराया नहीं जा सकता तो फिर ये मुजरे का दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तब ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सभी प्रतिवादियों को सभी वादियों से वो धनराशि नहीं चाहिए, कुछ प्रतिवादियों को कुछ वादियों से चाहिए, ठीक है ना। तो जब कुछ प्रतिवादियों को कुछ वादियों से चाहिए तो फिर आप सेपरेट सूट लाएं, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप अगर सेट ऑफ क्लेम कर देंगे तो ऐसे माना जाएगा मानो आपने वादियों के विरुद्ध सेपरेट सूट प्रस्तुत कर दिया है, यह माना जाएगा। और सेपरेट सूट में वादी और प्रतिवादी कौन हो सकेंगे इसके संबंध में आदेश 1 ही लागू होगा और आदेश 1 कहता है कि वाद में वही पक्षकार हो सकते हैं, ठीक है, जिनके विरुद्ध वाद कारण एक ही संव्यवहार से उत्पन्न हो रहा है और अगर उनके विरुद्ध अलग अलग मुकदमा लाया जाए तो विधि और तथ्य के
समान प्रश्न पैदा होंगे, ये स्थिति यहां नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये बात पूरी तरह समझ में ना आ रही हो, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस स्टेज पर इतनी कठिन बात समझ पाना कठिन है, तो आप मोटा मोटा याद कर लें, मोटा मोटा, कि अगर वादी और प्रतिवादी दोनों ओर समान व्यक्ति नहीं है तो मुजरा क्लेम नहीं होगा। ठीक है, मोटा मोटा समझ लें। अगर आपको बहुत बात की तार्किकता समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोटा मोटा याद कर लें। एबीसी वादी के तौर पर डीईएफ के विरुद्ध मुकदमा लाए, डीईएफ क्लेम करना चाहते हैं सेट ऑफ। ठीक है, तो जरूरी है कि जिस धनराशि के संबंध में वो सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं उसमें भी एबीसी संयुक्त रूप से डीईएफ के प्रति देनदार हूं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेट ऑफ क्लेम नहीं होगा। ठीक है, तब सेट ऑफ क्लेम नहीं हो सकता, तब सेपरेट सूट, पृथकवाद, यही एकमात्र चारा है। क्योंकि जहां तक पृथकवाद बचाए जा सकते हैं वहीं तक बचाए जाएंगे। ठीक है ना, जहां नहीं बचाए जा सकते वहां नहीं बचाए जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ लें कि हैसियत भी वही होनी चाहिए और पक्षकार भी समान होने चाहिए। ठीक है, पक्षकार भी समान होने चाहिए। एक चीज और समझ लें, आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हैं, जो सेट ऑफ आप क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, सेट ऑफ के तौर पर वो रकम, वादी के तौर पर जो लोग वर्णित हैं उन सबको और आपके एक साथी यानी सह प्रतिवादी उसको देनी है। ठीक है, यह और कठिन स्थिति है। एबीसी 2 लाख रुपए के लिए आपके और आपके 2 साथियों पर मुकदमा लाए। ठीक है, आप पर और आपके 2 साथियों पर मुकदमा लाए, बाकी सब चीजें ठीक है। आपको भी 1 लाख रुपया चाहिए उन सभी वादियों से जो आपके विरुद्ध मुकदमा लाए। ठीक है, उन सभी वादियों से 1 लाख रुपया चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके जो 2 साथी और हैं वे भी उस धनराशि के देनदार हैं जो आप सेट ऑफ के तौर पर क्लेम करना चाहते हैं इस मुकदमे में। क्या आप कर पाएंगे? यस, कर लेंगे, कर लेंगे। जरूरी है कि वादी के तौर पर जितने व्यक्ति संयोजित है मुकदमे में वे सब आपके प्रति उस धनराशि के देनदार होने चाहिए। भले ही आपका एक साथी यह भी उस धनराशि का देनदार है। ठीक है, लेकिन फिर अगर आप 3 लोग हैं तो जरूरी यह है कि शेष 2 लोगों को वो धनराशि वसूली योग्य होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो अकेले आपको है। ठीक है, अकेले आपको है, सभी वादियों से है। ठीक है, और आपका एक साथी वादियों के साथ उस धनराशि का देनदार है, लेकिन एक बिल्कुल निर्दोष, तब भी नहीं कर सकते, तब भी नहीं कर सकते। ठीक है, हां, यह स्थिति अलग है कि आप 2 को धनराशि चाहिए उन व्यक्तियों से जो वादी के तौर पर संयोजित है, और तीसरा जो सहवादी के तौर पर वादियों ने संयोजित किया यह भी उस धनराशि का देनदार है, तो सेट ऑफ क्लेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस दशा में नहीं होगा जबकि आपको जो धनराशि चाहिए उसका वादियों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ आपका ही एक साथी है, उससे आपको वो रकम चाहिए, तो सेट ऑफ क्लेम नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ वादी द्वारा लाए गए मुकदमे में क्लेम होता है। ठीक है, अन्य किसी मुकदमे में नहीं होता। ठीक है, वादी जब कोई धन संबंधी मुकदमा लाया है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा कि समस्त वादी सेट ऑफ के तौर पर जो रकम मांगी जा रही है उसके देनदार है, और साथ ही साथ आपका एक साथी यानी सहवाद प्रतिवादी यानी एक सह प्रतिवादी भी उस धनराशि का वादियों के साथ देनदार है, तब तो हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन
अगर आपका सिर्फ सह प्रतिवादी है जो आपके प्रति देनदार है तो उसका वादियों से क्या लेना देना, ठीक है, तब ये धनराशि क्लेम नहीं होगी। आपको इतना याद न हो तो मोटा याद रखिएगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे आपकी बुद्धि मैच्योर होगी वैसे वैसे आपको ये बातें समझ में आएंगी। और चैनल हमने इसीलिए बनाया कि फॉरएवर ये बातें रहें। तो अगर आपको इस लेवल पर बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आ रही तो भी मोटा याद रखिए कि धन संबंधी वाद में क्लेम होगा, धन की निश्चित अभिराज धनराशि के लिए क्लेम होगा, न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर क्लेम होगा, वैध रूप से वसूली योग्य होनी चाहिए धनराशि, वादी और प्रतिवादी की हैसियत समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मोटा मोटा याद रखिए, और अगर कर सकते हैं तो इतना याद रखिए, ठीक है। और ये जो धनराशि क्लेम की जा रही है, ये वादी जिस डेट में सूट लाया है उस डेट में टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या अन्य किसी रूप से वैध रूप से वसूली योग्य न रह गई हो, ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो वादी द्वारा की गई मांग के विरुद्ध आप भी सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। तो वादी द्वारा की गई मांग के विरुद्ध चूंकि आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये हो गया कि वादी की मांग को आपने स्वीकार कर लिया है, ठीक है। वादी की मांग के विरुद्ध आप कहते हैं हमें भी ये दिलाया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वादी की मांग का औचित्य आपने स्वीकार कर लिया है। इसलिए आपके द्वारा ये जो सेट ऑफ क्लेम किया गया है इसे बचाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। आप आक्रमण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आक्रमण नहीं कर रहे हैं वादी पर। आप ये नहीं कर रहे कि इनका कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं ये, हमें कुछ नहीं देना इनका, ये आक्रमण है। आप ये कह रहे कि देना है लेकिन हमें भी ये चाहिए, हमारा भी तो करवाओ, ये बचाओ है, ठीक है, ये बचाओ। और ये भी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच एक अंतर के तौर पर स्थापित किया जाता है, और वो कि क्या कहा जाता है कि सेट ऑफ बचाव का तर्क है और काउंटर क्लेम आक्रमण का हथियार है, ठीक है। कहते हैं ये ढाल है और वो तलवार है। ढाल बचाव का साधन है और तलवार आक्रमण का साधन है, ठीक है। सेट ऑफ ढाल है और काउंटर क्लेम ये तलवार है, ठीक है। तो ये सेट ऑफ है। अच्छा, और आपका कहता है मुजरे का प्रभाव 8(6) उपनियम 2 में बता रहा है कि मुजरे का प्रभाव क्या होगा। तो मुजरे का प्रभाव और दृष्टांत इन्हें कल देखेंगे, क्योंकि दृष्टांत बहुत सटीक दिए गए, बहुत सटीक दिए गए हैं मुजरे को स्पष्ट करने के लिए। इसलिए जब तक दृष्टांत नहीं देखेंगे तब तक मुजरा बहुत स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए दृष्टांत और 8 आदेश 8 नियम 6 उपनियम 2 कल बात करेंगे।